विक्रांत भाई, वो बात ये है कि मैं तो आपसे मिलने आया था। ये लड़की आपको फंसाना चाहती है, इसको आप टपका दो। अच्छा, इसको टपका दूं और तुझे छोड़ दूं? ऐसा क्या है तेरे में जो तुझे छोड़ दूं? भाई देखो, मैं वकील हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है। अबे तो ये कैसा तरीका हुआ भीख मांगने का? अरे नहीं नहीं भाई, भीख नहीं मांग रहा मैं। वो क्या है ना कि आप लोग ये सब लड़कियां सप्लाई करने के लिए बहुत लंबा रास्ता लेते हो, लेकिन मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे आप लोगों को कोई लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे चूजे, तेरे को क्या लगता है कि अपुन तेरे ये फालतू के झुटलुल्ले में फंस जाएगा? बहुत देखे हैं तेरे जैसे। चल बेटा, अभी टाइम हो गया है तुम लोग का। हाँ तो ठीक है, फिर मारो गोली और खत्म करो। फिर वो आगे नाके पे मामू मिलेगा कस्टम ऑफिसर के साथ। पहली बार होगा जब किसी का कंटेनर पोर्ट पे नहीं सड़क पे चेक होगा, और आगे का तो आपको पता ही होगा। अरे बॉस, ये क्या बोल रहा है? कंटेनर तो अपन लोगों ने भेज भी दिया है आगे। ये फालतू का बात कर रहा है, अपना जान बचाने के लिए जाल बिछाने का कोशिश कर रहा है। अभी खोपड़ी खोलता हूँ मैं इसका। तेरे को मजाक लग रहा है ना ये सब, लेकिन मजे की बात ये है कि तेरा फील्डिंग मैंने सेट किया है, और अगर मेरे को कुछ हुआ तो तेरा कंटेनर कभी पोर्ट तक नहीं पहुंचेगा, और अगर तू चाहे तो मैं तेरे को ये मुसीबत से निकाल सकता हूँ। कबीर की इस बात ने विक्रांत को सोचने पर मजबूर कर दिया, और जैसे ही उसका ध्यान हटा वैसे ही कबीर ने मिहिका को इशारा किया, और मिहिका ने अपना अगला दांव चलते हुए विक्रांत से उसकी गन छीन कर कहा, चल अब तेरा ड्रामा बहुत हुआ। अब जैसा मैं बोलती हूँ वैसा कर, नहीं तो तेरा खेल और तेरी लाइफ दोनों खत्म कर दूंगी। देखो, मेरे को मारना नहीं, जो तुम लोग बोलेगा मैं करेगा, मगर मेरे को जाने दो। ए पंटर लोग, जल्दी गन फेंको अपना। जल्दी फोन करके अपना कंटेनर वापस मंगवा, और तू खुद चल और गाड़ी में बैठ। कबीर, हाथ पैर बांध दो इनके, अब ये लोग खुद अपने बॉस के पास लेकर जाएंगे हमें। जल्दी कंटेनर हॉस्टल के पास ले आओ, बिना किसी सवाल के। चलो तुम दोनों भी गाड़ी से उतरो, चलो हमारे साथ। कबीर, इनको लेकर तुम किसी सेफ जगह चलो, मैं इन लड़कियों को इनके रूम में छोड़कर आती हूँ। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, अभी सब अपने रूम में जाओ, और अगर कोई पूछे कि वापस क्यों आए तो कहना कि विक्रांत किसी और दिन हमें ले जाने की बात कर रहा था। दीदी, मुझे पता था आप कुछ करोगी हमारे लिए, लेकिन और बहुत सी लड़कियों को इन लोगों ने कहीं भेज दिया है। रचना, तुम हिम्मत रखो, मैं ये खेल पूरा खत्म कर दूंगी, मगर किसी को भी मेरे इसमें होने का पता नहीं चलना चाहिए। चलो अपने रूम में जाओ अब। मिहिका, रात बहुत हो गई है और मैंने इनको सेफ जगह पर रखा है। फिलहाल नींद की दवाई दी है तो 10-12 घंटे फिक्र करने की जरूरत नहीं। तू भी घर जा, आराम कर। मेरी भी कल कोर्ट में यार एक इम्पोर्टेंट हियरिंग है, तो मैं भी घर जा रहा हूँ। हाँ यार कबीर, थक तो मैं भी बहुत गई हूँ आज, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, मगर मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अरे शुक्ला जी। मिहिका की मदद के बाद कबीर अपने असली कुरुक्षेत्र यानी कि अदालत में अपने क्लाइंट का केस लड़ने पहुंच चुका था। हियरिंग शुरू होने में कुछ वक्त था, इसलिए फिलहाल कबीर कोर्ट के बाहर एक चाय की टपरी पर खड़ा था। क्या हाल है आपकी पार्टी का शुक्ला जी? केस खत्म होगा या नहीं? वो सब छोड़िए साहब, पार्टी तो आपसे लेनी होगी हमें। इतनी बड़ी पहेली सुलझाने की हिम्मत जो की है। कहाँ यार शुक्ला जी, बस कोशिश जारी है मगर कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा। उस लड़के की माँ कहती है कि उसके लड़के को जबरदस्ती इसमें फंसाया जा रहा है, मगर लड़का बार बार कह रहा है कि उसने अपनी मर्जी से नशे का ये धंधा शुरू किया है। लेकिन भाई कबीर, आप बताइए, आपको क्या लगता है? यार मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से वो लड़का मजबूर है और सच नहीं बता रहा है। वकील साहब, आज मेरे बच्चे को रिहा करवा दो। मैं जानती हूँ उसने कुछ नहीं किया, मेरे पास इसका सबूत भी है। रुको, मैं दिखाती हूँ। अरे माँ जी, आप पहले मेरे साथ आइए और दिमाग ठंडा रखिए। माँ जी, ऐसे सबके सामने नहीं कहते ये चीजें। पता तो मुझे भी चला है बहुत कुछ। आप इंतजार कीजिए, मैं आज कोर्ट में इसका खुलासा करूंगा। माय लॉर्ड,
समझ नहीं आ रहा कि ये केस इतना लंबा क्यों चल रहा है, जब कबीर के क्लाइंट ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और सारे सबूत भी विवेक के बयान को सही साबित कर रहे हैं। मिस्टर कबीर, क्या आपके पास अदालत को दिखाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत हैं जिससे इस केस का रुख बदले? और अगर नहीं तो मैं फैसला देने वाला हूँ। माय लॉर्ड, मुझे भी यही बात खटक रही है कि एक कहानी केस के पहले दिन सुनाई गई, उसके हिसाब से सबूत पेश किए गए, गवाहों ने वही कहानी अपने तरीके से हूबहू सुनाई और किसी का इस बात पर ध्यान नहीं गया कि ये सब किसी प्लान के तहत हो सकता है। जज साहब, ये कोई प्लान नहीं है। मैंने लालच की वजह से ड्रग्स बेचना चालू किया। मुझे पीटर से माल मिलता था, वो एक्सीडेंट में मर गया तो मैं खुद माल खोजने निकला और पकड़ा गया। अच्छी कहानी है, पहले दिन से सुन रहा हूँ। पीटर तुझे माल देने बाइक से आता था ना? चल उसकी बाइक का नंबर बता। अरे नंबर छोड़, कलर, मॉडल, कंपनी, कुछ भी बता। वो दरअसल नहीं मालूम ना? कैसे मालूम होगा जब पीटर जैसा कोई है ही नहीं असल में। माय लॉर्ड, जो मरा वो इसका दोस्त वासु था। इन दोनों को किसी बिल्डर के लोगों ने पैसे के लालच में फंसा के बहुत से गलत काम करवाए और जब इन लोगों ने मना किया तो माय लॉर्ड, अब कहानी कबीर साहब बना रहे हैं, वो भी बिना सबूत के। मिस्टर कबीर, अगर आपके पास सबूत था तो पेश क्यों नहीं किया अब तक? किस बात का इंतजार कर रहे थे? आपको पता है ना कि ऐसा करने के लिए आप पर अदालत का समय बर्बाद करने का चार्ज लग सकता है। माफी चाहूंगा जज साहब, मगर वो सबूत एक वॉइस सैंपल है जो विवेक का दोस्त रिकॉर्ड किया करता था जब इन दोनों को उन बिल्डर के लोगों से ऑर्डर्स मिलते थे। तब इसी सबूत को साफ करने की वजह से उसकी जान गई। इतने दिनों से मैं सारे गवाहों के बयान सुनता रहा ताकि उस रिकॉर्डेड आवाज के पीछे का चेहरा खोज सकूं। कबीर सर, मत कीजिए ऐसा। वो लोग मेरी माँ को जान से मार देंगे। उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर मैंने सच बताया तो मेरी माँ को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घबराओ मत विवेक, तुम्हारी माँ बिल्कुल सेफ है। यहाँ तक कि सबूत भी उन्हीं के पास है। लाइए माँ जी, जज साहब को सबूत दिखाइए। अचानक कबीर ने देखा कि विवेक की माँ, जो अब तक वहीं कोर्ट रूम में बैठी थी, वो अचानक वहां से गायब हो चुकी थी और साथ ही गायब हो गया था उनके पास रखा सबूत। तभी कबीर का फोन वाइब्रेट होता है। हेलो, कौन? फोन स्पीकर पर डालो कबीर, सबको सुनने दो। फोन स्पीकर पर ही है, लेकिन तुम कौन हो? मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या चाहता हूँ इससे फर्क पड़ना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आज इस केस का फैसला हो जाए, वो भी बिना किसी सबूत के, वरना विवेक की माँ तो मेरे पास है ही। सर, मैंने कहा था ना कि गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या कर दिया आप लोगों ने। जल्दी से इस कॉल को ट्रेस करवाओ, पता करो कहां से आया था ये कॉल। नहीं कर पाओगे, कुछ भी कर लो, नहीं पता कर पाओगे कुछ भी। हवा को कोई कहां कैद कर पाया है। ये आवाज भी एक ऐसी ही हवा है। विवेक, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। जज साहब, मैंने विवेक की बेगुनाही साबित कर दी है। आप इसे मेरे साथ जाने दीजिए। मिस्टर कबीर, मैंने आज तक किसी भी वकील को कोई केस इतने पर्सनल लेवल पर लड़ते नहीं देखा। वकील या जज हमेशा सबूत देखते हैं, लेकिन आप भावनाएं भी देखते हैं। फिर भी कबीर जी, माना कि आपने बेगुनाही साबित कर दी है, मगर अभी भी विवेक की जान को खतरा है। इसलिए कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि विवेक को लॉकअप में नहीं, किसी सेफ हाउस में रखा जाएगा। साथ ही कोर्ट पुलिस को इस केस की पुख्ता पड़ताल का ऑर्डर देता है। मगर क्या कबीर बचा पाएगा विवेक की माँ को? क्या कबीर को वो सबूत वापस मिल पाएगा? कौन है इस सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। आखिर जब मैंने नहीं बताया किसी को कि मेरे पास सबूत है तो पता कैसे चला? कौन हो सकता है? शुक्ला? ये मैंने कैसे मिस कर दिया? अरे कबीर सर, आप यहाँ बैठिए, मैं चाय लेके आता हूँ। चाय नहीं, शुक्ला को बुला। शुक्ला सर तो कल से नहीं आए हैं ऑफिस। कल कोर्ट गए और वापस नहीं आए। अब ये कहाँ मर गया जाके? इसको कहाँ खोजूं मैं?
सर मुझे लगता है वो अपने भाई के घर गए हैं। कल उनको एक कॉल आया और वो काफी डरे हुए कह रहे थे कि मैं रात तक पहुंच जाऊंगा तेरे पास, बस 2-3 दिन रहूंगा और चला जाऊंगा। कुछ गड़बड़ है क्या सर? कोई गड़बड़ नहीं है छोटू, थैंक्स। शुक्ला के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शुक्ला के घर पहुंचते ही कबीर का सामना उसके भाई से हुआ। घर के माहौल से ही लग रहा था कि कोई अनहोनी हो गई है। मेरा भाई कबीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। अंदर आओ, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गया है मेरा भाई। मगर भैया ये हुआ कैसे? कल ही तो मिला था ये मुझसे। वो सब बाद में, पहले ये पकड़ो, ये पेन ड्राइव तुम्हारे लिए है। और मेरे भाई ने अपने आखिरी पलों में बस सॉरी कहा है तुमसे। हाँ, वो ये भी कह रहा था कि उसने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, और उसे बस इस बात का गम है कि उसे आपसे भी झूठ कहना पड़ा। भैया मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जो कोई भी इस सब के पीछे है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। वो कानून के हाथ से नहीं बच पाएगा। अभी मैं चलता हूं, आप ख्याल रखिएगा अपना। कबीर वहां से बाहर आता है और गाड़ी में बैठकर उस ड्राइव में अपलोडेड ऑडियो फाइल सुनता है, जिसमें वही सबूत था जो वो कोर्ट में पेश करने वाला था। साथ ही उसमें शुक्ला का एक वीडियो मैसेज भी था, जिसमें वो कह रहा था, यार कबीर, मुझे माफ कर देना। मैंने तेरे साथ धोखा करने का नहीं सोचा था, मगर मैं मजबूर था। लेकिन अब मैं हमेशा के लिए खुद को आजाद करने वाला हूँ, और अब तेरे पास ये सबूत है। तू जिसे ढूंढ रहा है वो तुझे रावत बिल्डर्स की मलाड वाली उस बिल्डिंग में मिलेगा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में तुझे सबूत मिलेगा, मगर इस खेल का असली चेहरा तुझे नहीं मिल पाएगा। शुक्ला, तुझे पता नहीं है तूने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। इससे 2 बेगुनाहों की जान बचेगी और तेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी। सबूत हाथ लगने के बाद कबीर शांति देवी को बचाने पहुंचता है, जहां वो अंधेरे में बंद थी। कबीर की आहट पाके वो डर से कहने लगती है, कौन है? क्यों बंद किया मुझे यहाँ? जाने दो मुझे। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। अरे वकील साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। वो सबूत जो आपने मुझे रखने को दिया था वो छीन लिया इन लोगों ने मुझसे। मेरा विवेक कैसा है अब? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, सबूत कोर्ट में पहुंच गया है और आपका बेटा आपके घर। अब आपकी बारी है घर चलने की। और हाँ, कोर्ट ने आप लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन भी दी है। अदालत में विवेक का मामला तो खत्म हो गया था, मगर उसी अदालत के बाहर नील की बहस 3-4 लोगों से हो रही थी। अरे मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम्हारा प्लांट चलता है उस जगह। तुम बड़े लोगों को लगता है कि पैसे खिला के कोई भी काम करवा लोगे, और आम आदमी देखता रह जाएगा। और डिकोस्टा, तुझे तो जिस दिन अकेला पकड़ूंगा उस दिन बीच से फाड़ दूंगा। देखा 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 आपने भावना में, मैंने बोला था ना कि जानवर जैसी बातें करता है ये लड़का। पता नहीं क्या पागलपन सवार है इसके सर पे, जंगल और पेड़ों को लेकर। अबे पागलपन मेरे सर पे नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। पैसों का पागलपन। पैसों के लालच में तुम इतने अंधे हो गए हो कि समझ नहीं पा रहे हो कि क्या नुकसान हो रहा है तुम्हारी इस केमिकल फैक्ट्री से निकले केमिकल से। मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है। मेरी फैक्ट्री की वजह से उस इलाके के 1500 घरों में रोज चूल्हा जल रहा है, उनके मुंह में निवाला जा रहा है और उन्हें छत मिल रही है सर ढकने के लिए। और तुम्हें लगता है ये नुकसान है? भावना जी, ये बातें आप उन भोले भाले लोगों को समझाइएगा जिन्हें आपने खरीद रखा है, मुझे नहीं। शायद आपको ये मालूम नहीं कि जिन घरों में आपकी वजह से चूल्हा जल रहा है वहाँ के ज्यादातर बच्चों के लंग्स में इन्फेक्शन है। वो सारे मर्द जो आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी आंखें खराब हो चुकी है। बकवास बंद कर लड़के, क्या फालतू की बातें कर रहा है। मुंह बंद रख डिकोस्टा, जरा मैडम को पता तो चले कि चल क्या रहा है। हाँ तो मैडम, जिस रोजगार की आप बात कर रही हैं वो असल में छलावा है। जो पैसा वो लोग कमाते हैं वो तो इलाज में जा रहा है, और ये सब आपकी फैक्ट्री में काम करने की वजह से है। भाई हो सकता है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है ये बात साबित करने के लिए? सबूत है ये उसी फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स की मेडिकल रिपोर्ट्स। सबूत है आपके यहाँ से निकले वेस्ट की केमिकल टेस्टिंग रिपोर्ट, और गवाह है मेरे साथ जुड़े वो तमाम परिवार जो आपका ये राक्षस रूप समझ चुके हैं।
और ये सब काफी है आपकी फैक्ट्री में ताला लगवाने के लिए। ये सब तो तब होगा ना जब तुम्हारी सांसें चल रही होंगी। डिकोस्टा, ले चलो इसे अपने साथ, सबक सिखाना होगा इसको, तब होश ठिकाने आएंगे इसके। बॉयज कैच हिम, पकड़ के हाथ पैर बांध दो इसके। हम भी देखें इसकी सिर्फ जुबान ही चलती है या हाथ पैर भी। जैसे ही डिकोस्टा के लोग नील को पकड़ने के लिए आगे आए, वैसे ही उसमें न जाने कहां से इतनी फुर्ती आ गई कि वो बंदरों की तरह उछलता कूदता उन पर झपट पड़ा। हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स भी उसको हाथ नहीं लगा पा रहे थे और देखते ही देखते नील को पकड़ने आए गुंडे जमीन पर पड़े थे। नील अभी भी वहां खड़ा हंसता हुआ बोला, भावना जी, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साम दाम दंड भेद, जैसे चाहें आप कोशिश कर ले, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इन सब का इस्तेमाल मेरे ऊपर बेकार है। कोई बड़ा गेम सोचिए मुझे बस में करने के लिए। बड़ा खेल तो तूने शुरू कर दिया है, अब बस तू अपने अंजाम की सोच, या हो सके तो पीछे हट जा। मेरा नया प्लान तो बन के रहेगा। अब तू देख कि तू इस बेकार से जंगल को कैसे बचाएगा। मैडम, जंगल तो वहीं रहेगा, मगर ध्यान रहे कहीं मैं आपकी लंका ना जला दूं। और हाँ, मैं ये मजाक नहीं कर रहा। अब बोल, मैडम के सामने बहुत बकबक कर रहा था ये, अब देखिए कैसे बेहोश पड़ा है। चलो लड़को, भरो इसको गाड़ी में और ले चलो अपने अड्डे पर। शाबाश डिकोस्टा, हिम्मत और चालाकी में यही तो फर्क होता है। और आज तुमने साबित कर दिया कि चालाक लोमड़ी को जंग लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छी खातिरदारी करना इसकी, जब तक इसके होश ठिकाने ना आ जाए। जहां नील को उसके दुश्मन बेहोश करके अपने ठिकाने पर ले आए थे, वहीं विभीषण जी की दुविधा भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें चिंता में देखकर जामवंत जी ने कहा, क्या बात है मित्र, गहन चिंता में लग रहे हैं आप तो। अंतिम बार ऐसी चिंता में आपको तब देखा था जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था और हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे। बात ही चिंता की है जामवंत जी। आप कह रहे हैं कि नियति ने सभी अवतारों को मिलाने का सोच रखा है, परंतु मैं देख रहा हूँ कि सारे अवतार अपने निजी जीवन में अलग अलग युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे में ये लोग एकजुट होकर कलयुग के विरुद्ध लड़ने के लिए कैसे तैयार होंगे? मित्र, आप जिसे निजी जीवन के युद्ध समझ रहे हैं, वास्तव में यही वो पथ है जो नियति ने अवतारों के लिए सोच रखा है। जितना ये दिव्य अवतार अपने निजी जीवन में संघर्ष करेंगे, उतना इन्हें एक दूसरे की आवश्यकता होगी। मित्र, आप जिसे निजी जीवन के युद्ध समझ रहे हैं, वास्तव में यही वो पथ है जो नियति ने अवतारों के लिए सोच रखा है। जितना ये दिव्य अवतार अपने निजी जीवन में संघर्ष करेंगे, उतना इन्हें एक दूसरे की आवश्यकता होगी। परंतु जामवंत जी, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि हनुमान जी के अवतार नील को सहायता की गंभीर आवश्यकता है, अन्यथा इनके साथ अनर्थ हो सकता है। शत्रुओं ने इन्हें बंदी बना रखा है। विभीषण जी, रामायण काल में तो मैंने हनुमान जी ने जो लंका में किया था उसकी कीर्ति सुनी थी, परंतु जहाँ तक मेरा अनुमान है, लंकापति रावण ने भी ऐसे ही बंदी बनाया था हनुमान को। उसके पश्चात जो हुआ था उससे आप अनभिज्ञ तो नहीं है। जामवंत जी की बात सुन के विभीषण जी हंस पड़े। वहीं मृत्युलोक में भावेश अपनी बेटी की परेशानी देखकर उनसे पूछता है, भावना बेटा, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। अब क्या बताऊं पापा, मैं उस नए प्लान के चक्कर में परेशान हूँ और एक नई मुसीबत सामने आ गई है। मेरे रहते कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? नाम बताओ, मैं उसे दुनिया से गायब करवा दूंगा। पापा, नाम क्या, मैं पूरा इंसान ही दिखा सकती हूँ। आज मैं उसे समझौता करने गई थी, मगर बात नहीं बनी तो उसको उठवा लाई हूँ। अच्छा किया, मैं खुद जाके देखता हूँ। अगर बात समझा तो ठीक, वरना उसकी लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। मैडम, पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये। इतना मारा, मगर हमारी बात मानना छोड़िए, इसके चेहरे से हंसी तक गायब नहीं हो रही है। तो फिर टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? गोली मारो और खत्म करो।
क्या है नील के इतने मार खाने के बावजूद हंसते रहने की वजह? क्या सच में ये लोग नील को मार डालेंगे? क्या होगा नवयुग के इन अवतारों का अगला कदम? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड